नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, महाराज कहा करते थे सत्संग सुनिया करो, सत्संग सुनने नाल, सत्संग करने नाल थोड़ा कल्याण होएगा। आज इसी भाव से हमारे बीच में एक संगत जी हैं, ज्योति शर्मा जी, नोएडा से। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योति शर्मा जी। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज आपका, और शुक्राना वासन अंकल और आपकी पूरी मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम का। किन शब्दों में शुक्राना करूं महाराज। आज के दिन का सौभाग्य है मेरा कि आज आपने चुना मुझे ये सत्संग को साझा करने के लिए। शुक्राना वासन अंकल का, क्योंकि पूरी दुनिया भर के जो मन के महाराज ने अपनी माला में पिरोए थे, उनको तराश कर ढूंढ ढूंढ कर दुनिया भर से आप लेकर आ रहे हैं। और उन मनकों को जो माला माता महाराज ने हमारी पिरोई थी, उनको एकजुट करके आप संजो कर रख रहे हैं। और वो माला जो तैयार हुई है वो गुरु परिवार हम सभी जानते हैं। तो शुक्राना महाराज आपका ये दिन देने के लिए। और मैं अपना सत्संग अब साझा करती हूँ। अक्सर संगत की शिकायत रहती है महाराज से कि क्यों हमें पहले नहीं बुलाया, क्यों हमें आपके साकार रूप के दर्शन नहीं हुए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि महाराज, अच्छा हुआ जो मुझे पहले नहीं बुलाया, क्योंकि ना तो मेरे शायद वो कर्म होंगे और ना ही मेरी वो आंखों में शक्ति होगी कि मैं आपका रूप, आपका नूर इन आंखों में समा पाती। तो हर इंसान की एक अद्भुत चाह होती है महाराज के साथ में। और महाराज जैसे कहते हैं कि मेरी संगत मुट्ठी भर है, तो ये हम सभी की ड्यूटी बनती है कि वो मुट्ठी का हिस्सा बन सके, भीड़ के पीछे ना चलें। इस जन्म में जब होश संभाला तो महाराज ने बांह फड़ी 2017 में। सभी की जिंदगी में स्ट्रगल आती है, हमारी जिंदगी में भी बहुत स्ट्रगल्स थी। और उस मुकाम पर महाराज ने आके बांह फड़ी जब लगता था कि सब कुछ छूट रहा है, हाथों से बिखर रहा है। हम लोग रहते थे इंदिरापुरम और रेंटेड अकोमोडेशन में। और महाराज तब तक जिंदगी में मेरी नहीं थे। महाराज की नजरों में कहीं ना कहीं होंगी, लेकिन नजर नहीं थी तब तक। और मेरे बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स थे जो फेसबुक पे महाराज को फॉलो करते थे, तो वो कहीं ना कहीं फेसबुक की फीड पे महाराज स्क्रॉल करते समय आ जाती थी पिक्चर। तो आई वॉज ऑलवेज इन टू डिलेमा कि क्यों ये पिक्चर्स मेरे सामने बार बार आ रही हैं। क्योंकि तब तक तो पिक्चर ही कहते थे ना, स्वरूप तो बोलते ही नहीं थे, क्योंकि मैं कुछ जानती भी नहीं थी महाराज के बारे में। तो बार बार ये लगता था कि क्यों मेरे सामने ये आ रहे हैं। तो मैंने बस एक बार उनसे कहा कि अगर आप बाकी कोई शक्ति हैं तो मेरा घर करा दीजिए। ये बात है 2017 के जुलाई की। और यकीन मानिए संगत जी, जिस घर में मैं अभी बैठी हूँ, इस घर के पेपर हमारे हाथ में दिसंबर 2017 में थे। एंड बिलीव मी यू संगत जी, ये घर महाराज की ब्लेसिंग से ही मिला। मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 10 to 15 लाख सस्ता हमें मिला, क्योंकि जो ओनर थे ही वॉज इन अ रश टू सेल इट आउट, क्योंकि उन्होंने इसको एज इन्वेस्टमेंट लेके रखा था और हमें जल्दी थी लेने की। तो सोने पे सुहागा, महाराज आए इस घर में। लेकिन जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती। वो कहते हैं ना, महाराज जब देते हैं तो अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं, उसको नींबू की तरह निचोड़ना भी जानते हैं। तो मेरी परीक्षा की घड़ी शुरू हुई दिसंबर 2017 में, जब ये घर के पेपर्स हो गए। उसके बाद में मैं एक दिन बैठी हुई थी, और जैसे हमारी फैमिली में पुराना और आदत होती है कि कुछ सुई धागा का काम करते हैं, तो गलती से वो मैट्रेस में नीडल जो थी, सुई जो थी,
वो मेरी मदर इन लॉ ने कभी कुछ काम करते वक़्त लगाई होगी, लेकिन वो निकालना कभी भूल गए होंगे, तो वो अनफॉर्च्यूनेटली मैट्रेस में चली गई। और मैं जब बैठी, मैं उखड़ू बैठी हुई थी, आई मीन अपने नीज़ को फ़ोल्ड करके। तो जब बैठी थी तो वो जो नीडल थी वो पियर्स करके मेरे घुटने के अंदर चली गई। ये बात मैं नहीं जानती थी। तो मुझे इतना एहसास हुआ कि कोई शार्प चीज़, कोई नुकीली चीज़ मेरे घुटने में गई है, जो मुझे बहुत दर्द कर रही थी। एंड आई वाज़ वेयरिंग द डेनिम्स, मैं जीन्स पहन रखी थी और वो एकदम चुभी। उसके कुछ टाइम के बाद में मेरा घुटना नीला पड़ गया एंड स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई। हम लोग उस समय इंदिरापुरम में रहते थे तब भी और बिल्डर फ्लोर पे रह रहे थे। क्योंकि सेकंड फ्लोर था, लिफ्ट नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। तो मैंने जैसे-तैसे करके मैं नियर बाय हॉस्पिटल में गई, विज़िट करा। एक्स-रे हुआ तो एक्स-रे में पता चला कि नीडल है और नीडल के 2 टुकड़े हो चुके हैं। और वो सुई मेरी जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है घुटने में, वो वहाँ पे रह गई है। डॉक्टर ने एकदम देखा और मुझे कहा कि यू नीड एन इमीडिएट सर्जरी। लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि ये हम इसको निकाल पाएँ। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं क्योंकि सुई है, ब्लड के रास्ते कहीं से भी दिल या दिमाग में चलेगी तो मैं तो खत्म। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि नहीं-नहीं आप तो फ़िल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फिलहाल हम आपको एंटीबायोटिक्स देंगे और उसके बाद में जब ये स्वेलिंग सबसाइड होगी देन वी विल टेक अ फर्दर कोर्स। हम क्या करते हैं? मैंने उसी समय मन में अपने बोला कि महाराज मैं जानती हूँ कि आपकी परीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी है और इस परीक्षा में मुझे खरा उतरना है। ज़िद्दी तो मैं भी बहुत हूँ, बेटी आपकी हूँ, तो इस परीक्षा में आपको पास होकर डेफ़िनेटली दिखाऊँगी। लेकिन एक छोटी-सी ख़्वाहिश है मेरी। ख़्वाहिश तो नहीं लेकिन एक इच्छा थी कि महाराज मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मैं भी बहुत यंग थी तब। तो मैंने महाराज को बोला कि महाराज मैं इस एज में सर्जरी एंड दैट टू नी की सर्जरी प्लीज़ मेरी ये मत कराइए। मैंने इतना अरदास महाराज से करी। मीनवाइल मेरी मदर जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ आ जाओ और मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में हम यहाँ डॉक्टर महेश्वरी हैं, सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, तो उनको कंसल्ट करते हैं। और वहाँ दिखाया तब तक मेरे को 15-20 डेज़ हो चुके थे, स्वेलिंग भी सबसाइड हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर कहते हैं कि यू आर गुड टू गो, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे जब किसी को गोली लगती है तो छर्रे बॉडी में फैल जाते हैं लेकिन इंसान मरता नहीं है। तो इट्स लाइक वो आपकी स्टोर रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। सो डोंट बॉदर एट ऑल। एंड बिलीव मी संगत जी, आज ऑलमोस्ट 8 साल से ऊपर हो चुके हैं। मैं फिट एंड फाइन हूँ, आपके सामने हूँ। घुटने क्रॉस कर लेती हूँ, आराम से बैठ जाती हूँ, डांस कर लेती हूँ। सो नो वरीज़ एट ऑल। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। एज़ इन मैंने ना तो कोई एक्स-रे कराया, ना ही मैंने कभी उस चीज़ पर डाउट करा क्योंकि मुझे पता है ये मेरी महाराज की बख्शीश, जो पहली बख्शीश सेकंड रादर, पहला तो ये घर और सेकंड बख्शीश जो परीक्षा मैंने पास करी महाराज की नज़रों में। नहीं जानती कि अभी भी पास ही हूँ, मुट्ठी भर संगत हूँ या भीड़ का हिस्सा हूँ। कोशिश यही रहती है कि बस महाराज की मुट्ठी में रह सकूँ। इसके बाद में जर्नी हमारी चलती रही संगत जी। इस घर में आए, शिफ्ट हुए। इस घर में हम शिफ्ट हुए 2018 8 जून को। पहली दिवाली आई हमारी इस घर में और मेरे बच्चे दोनों बहुत छोटे थे। हम लोग दिवाली पूजन करके उठे और उठने के साथ ही दिए जैसे नॉर्मली हम लोग रखते हैं, तो मैं बालकनी में चली गई अपने दिए रखने के लिए। तो मीनवाइल मेरी डॉटर के मुझे चीखने की आवाज़ आई। शी वाज़ हार्डली आई गेस 9 एंड अ हाफ इयर्स और वो बहुत ज़ोर से चीखी। मैं बालकनी में थी तो मुझे आवाज़ नहीं आई क्योंकि क्रैकर्स की भी आवाज़ थी, पटाखे जल रहे थे, शोर था तो आवाज़ नहीं आई। मेरे हस्बैंड वहीं थे तो उन्होंने जब देखा तो ही वाज़ इवन शॉक्ड। शी वाज़ वेयरिंग अ लहंगा, तो उसने लहंगा पहना हुआ था एंड दैट टू वो नेट का कपड़ा था। पता नहीं कहाँ से मंदिर में जो जोत जल रही थी, नीचे दिए रखे थे, वो कहीं से उसकी लपट लगी और जो लहंगा था उसका जो उसने पहना हुआ था, वो
आग पकड़ा और आग ऐसे पकड़ा कि वो बिल्कुल उसके नेवल तक आ पहुँची थी। और आप जानते हैं कि नेट का कपड़ा जब क्रम्बल्ड हो जाता है, आग लगती है तो कितना श्रिंक हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ। मेरे हस्बैंड ने फटाफट कुछ भी जूता वगैरह उठाया और उसको बुझाने की कोशिश करी। लेकिन करिश्मा देखिए, मेरी बेटी के तन पे एक भी छला नहीं था, क्योंकि हमने पूजा करने के बाद में मंत्र जाप किया था। ये आज तक भी रिचुअल है। दिवाली की पूजन ठीक है, लक्ष्मी गणेश हम महाराज का करते हैं, लक्ष्मी गणेश भगवान का करते हैं, लेकिन वो पूजा ही क्या जब महाराज की पूजा से शुरू नहीं हो और उनकी पूजा पे खत्म नहीं हो, उनके मंत्र जाप से शुरू ना हो और मंत्र जाप पे खत्म ना हो। तो ऐसा ही कुछ रहा और ये मेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ी महाराज ने कृपा करी, तो शुक्राना महाराज आपका, जो आपने नदर करी और आप आज तक करते आ रहे हैं। जब मैं नई-नई जुड़ी थी संगत जी और ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, तो इंदिरापुरम में सत्संग होते थे अहिंसा खंड के अंदर, आई यूज्ड टू अटेंड देयर। और मुझे एक बार ड्रीम दर्शन आया और तब तक मुझे कुछ नहीं पता था कि ड्रीम दर्शन क्या होते हैं या क्या अर्थ होता है उनका। तो मैंने ये देखा कि मैं किसी पंजाब के पिंड में बैठी हूँ, वहाँ बहुत बड़ा टेंट लगा है और वहाँ जैसे हलवाइयों के बर्तन होते हैं, बड़े-बड़े भांडे होते हैं, जिनको हम भांडे बोलते हैं। तो मैं वो बड़े-बड़े भांडे हैं, मैं उनको साफ़ कर रही हूँ और मेरे साथ मेरी मम्मी बैठी हैं, मेरी मम्मी। तो मैं और मेरी मम्मी हम दोनों वो बर्तन साफ़ कर रहे हैं। मीनव्हाइल 2 सरदार जी आते हैं, अच्छे टॉल, अराउंड 6 फीट समथिंग। वो आते हैं और वो बोलते हैं "ਤੁਹਾਡਾ नाम ज्योति शर्मा है?" मैं क्या "हाँ जी वीर जी।" कहते "ए लो ए फड़ो।" उन्होंने मेरे हाथ में अच्छा इतना बड़ा एक चांदी का सिक्का रखा। उसपे एक तरफ एक ओमकार और एक तरफ ओम बना हुआ था और कहते हैं कि ये आप पकड़िए, ये आप रखिए। तो मैंने उनको बोला कि मैं ये कैसे ले सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपका आशीर्वाद है, इसको रखिए। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि बर्तन तो मैंने भी माँजे, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो ये मेरा सत्संग था ड्रीम दर्शन का। तो मुझे नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। तो मैंने एक कोऑर्डिनेटर अंकल थे, जो सत्संग करते थे, अजय अंकल। मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा, "अंकल मुझे ऐसे-ऐसे ये ड्रीम दिखा है, मैं नहीं जानती इसका क्या अर्थ है।" और क्योंकि मैं हाल-फिलहाल में जुड़ी हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि, "आंटी, आपके कर्म तो महाराज ने सपने में ही कटवा दिए, बर्तन मँजवा के। तो बहुत ब्लेस्ड हो आप क्योंकि सपने में आपके कर्म कट गए। आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और महाराज ने बैठे-बिठाए देखिए आपको ब्लेसिंग भी दी अपनी। तो शुकराना महाराज आपका वो पहला पहला प्यारा सत्संग जो मेरे साथ हुआ। क्योंकि ये घर हमें ब्लेस हुआ था और महाराज ने इतना बड़ा सत्संग मेरे साथ किया था जो सुई का सत्संग था। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि हम लोग आज तक बड़े मंदिर नहीं गए हैं और क्योंकि इतना बड़ा ब्लेसिंग हमें मिली है, हमें शुकराना करने जाना चाहिए। हम तब इंदिरापुरम में ही रहते थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने मेरी मम्मी आई हुई थी दिल्ली से, तो मेरी मम्मी, मदर इन लॉ, दोनों बच्चे, हमने कैब बुक करी, थर्सडे का दिन था और जनवरी 2018 की बात है। मैंने कैब बुक करी और हम लोग थर्सडे के दिन शाम के टाइम हम लोग निकले। हम लोग वहाँ पहुँचे, महाराज के बहुत ही सुंदर साक्षात मैं तो कहती हूँ धरती पर अगर कैलाश है, तो वहीं है और कहीं नहीं। वहाँ बैठे। मेरा बेटा हार्डली तब मुश्किल से ढाई पौने 3 साल का होगा। उसने आज से पहले कभी चाय भी नहीं पी थी। मैं हैरान थी कि वहाँ उस समय जैसे अब तो काफ़ी ज़्यादा संगत उमड़ जाती है, भीड़ बहुत होती है, तो बैठने को नहीं मिलता जिसके लिए हम तरसते हैं। तब उन दिनों दरबार हॉल के बाहर जो एरिया है, वहाँ पे हम लोगों को बैठ के चाय प्रसाद जो अभी भी सर्व करी जाती है, वो दी गई। तो मैं हैरान थी क्योंकि मेरा बेटा 1 नहीं 2 बार उसने चाय प्रसाद पी और चाय प्रसाद पी के ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे पौने 8 बज गए थे। तो मेरी मम्मी बोलती हैं कि बेटा
यहाँ से वापस पता नहीं कैब मिले नहीं मिले, सर्दियों के दिन हैं, फॉग बहुत होता है, ठंड भी है और क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हमें चलना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मम्मी, इतनी दूर आए हैं और लंगर ही असली हमारी ब्लेसिंग है, वो बिना लिए तो मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं फिर कभी आ जाएँगे, अभी चलते हैं क्योंकि छोटे बच्चे साथ में हैं और रिस्क नहीं लेते। लेकिन मरता क्या ना करता, वो वाली सिचुएशन। दोनों मम्मियाँ पीछे पड़ गईं कि नहीं-नहीं चलना है, चलना है। मन में एक आस लिए वे रोते मन से, आँखों में आँसू लिए वहाँ से कैब बुक हुई। क्योंकि मेरे फ़ोन में ज़्यादा बैटरी नहीं थी तो मैंने अपने अंकल को बोला कि आप फटाफट कैब बुक करके आप उनको बोलिएगा कि वो टी पॉइंट के बाहर आ जाएँ, हम वहीं मिलेंगे। वहाँ से हम लोगों ने शटल सेवा ली, तो शटल में जैसे ही हम बैठे, तो एक अंकल स्वरूप की सेवा कर रहे थे, स्वरूप बाँट रहे थे। मेरी मदर इन लॉ, मम्मी सबको स्वरूप मिले और मैं नहीं जानती कैसे लेकिन मेरे हाथ में उन्होंने 2 स्वरूप दिए। एक महाराज का ऑरेंज चोले में महाराज ऐसे बैठे हुए हैं और एक स्वरूप उन्होंने दिया चरण स्वरूप, जो कि मैं बड़ी हैरान थी और मुझे बहुत संगत ने बोला कि आप बहुत लकी हो। पहले ही दिन आपको 2-2 स्वरूप मिले। चरण स्वरूप के साथ में महाराज का स्वरूप भी आपको मिला। कैब में बैठे आकर हम लोग बाहर, मन बहुत उदास था, मैं रोती रही और माफ़ी माँगती रही कि महाराज मुझे बख्श दीजिएगा। जानते हुए भी कि ये मेरी दवाई है, ये मेरी ब्लेसिंग है, ठुकरा कर आना पड़ा। बहुत भारी मन से बैठे और मैंने रास्ते में उनको कैब ड्राइवर को बोला कि आप प्लीज़ आईने पे रोकिएगा, मैं बच्चों के लिए एटलीस्ट कुछ जूसेस वग़ैरह ले सकूँ। और मैंने उन कैब ड्राइवर के लिए भी जूस की बॉटल ली, उनको भी दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पहली बार आए हैं? मैंने कहा जी, मैं पहली बार आई हूँ और कोइंसिडेंटली उन्होंने बोला कि मैं भी मलेरकोटला से हूँ और मेरा पिंड है, वहाँ मेरी फैमिली रहती है, लेकिन मैं तो यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो बातें करते-करते महाराज के बारे में ही बातें करते-करते कैसे सफ़र बीता पता नहीं चला और डेस्टिनेशन आ गई, हम अपने घर आ गए। जैसे ही उन्होंने मैंने राइड मतलब स्टॉप करी, उनको फेयर पे करा, तो उन्होंने मुझे बोला कि 1 मिनट रुकिएगा। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने गाड़ी का बूट खोला और उसमें से लंगर प्रसाद की थाली, जो कि बिल्कुल सील्ड थी, जो सेक्शन थाली होती है, लंगर की थाली वो हाथ में रखी और उसपे लिखा हुआ था गुरु जी का आश्रम रेड से। तो वो उन्होंने मेरे हाथ में दी और उन्होंने बोला, "लंगर छठ के आई सी ना, एले लंगर।" और ये बात सुन के मैं एक्चुअली में हैरान थी कि इतनी ठेठ पंजाबी, लंगर छठ के आई सी ना एले लंगर, कि इनको कैसे पता? क्योंकि मैंने तो इस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं करा था कैब पे कि मैं लंगर छोड़कर आई हूँ। और उसके बाद वो चले गए। हम लोग ऊपर घर आए, सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैंने उस नंबर पे बार-बार कॉल करा, लेकिन वो नंबर कभी नहीं मिला वापस। ओला से उनका नंबर भी निकाला, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन महाराज की लीला थी, साक्षात महाराज थे जो प्रसाद देने आए। मैंने इस बारे में फिर बात करी 2-3 संगत से और उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला, "आंटी मान ही नहीं सकते, क्योंकि महाराज के मंदिर से लंगर की थाली मिलती ही नहीं है।" और उस समय पे तो हम जैसा जानते हैं क्योंकि कोविड के बाद से ही लंगर प्रसाद की सील्ड थाली मिलनी शुरू हुई है और उससे पहले तो कभी भी ऐसे थाली सील्ड मिली ही नहीं। तो सभी ने मुझे बोला कि नहीं ये हम नहीं मान सकते, आप अपने आप से कह रहे हो। मैंने कहा नहीं, मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि महाराज के नाम पे मैं झूठ बोल सकूँ। तो ये तो उनकी अद्भुत लीला है, जो हम सभी के दिमागों से परे है, समझ से परे है। तो ये महाराज ने एक मेरे साथ में मुझे एक ब्लेसिंग दी है। मैं मिरेकल तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मिरेकल बाबा है ही नहीं हमारे महाराज। तो ये तो ब्लेसिंग्स की न्योछावर करते हैं, तो वो उन्होंने ब्लेसिंग मुझे दी। संगत जी मैं अक्सर हम सभी ने देखा है कि कुछ ना कुछ हम लोग लॉकेट पहनते हैं, कोई ब्रेसलेट पहनते हैं और एज़ अ सुरक्षा कवच मैं मानती हूँ। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो
मैंने आज तक भी कुछ नहीं पहना। मैंने बहुत कोशिश करी अपने दोनों बच्चों के गले में महाराज का लॉकेट मैं डाल सकूँ। जितनी बारी भी मैंने डाला, वो कहीं न कहीं या तो टूट के गिरा या वो गायब ही हो गया। गायब ऐज़ इन चलते-फिरते कहीं गिर गया, पता ही नहीं चला। ये तो मुझे पता ही है, हम अक्सर जानते हैं, हम सभी संगत जानते हैं कि लॉकेट पे अगर गिरा है, खो गया या फिर टूट गया, तो व्हिच मीन्स कुछ ना कुछ ग्रह थी जो महाराज ने अपने ऊपर ली। तो उसके बाद में मैंने कभी नहीं पहनाया। मैं ये मेरा मानना है, मैंने मतलब कहती कि आप सब भी ऐसा सोचें। ये मेरी सोच है कि मुझे लगता है कि महाराज जब आप मेरे दिल में बैठे हैं ना, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। रही बात नज़र की, नज़रे करम तो आपके हैं ही, तो क्या किसी की नज़र लगेगी? ऐसा नहीं है कि नज़र नहीं लगती, लगती है, क्योंकि जहाँ पॉज़िटिव शक्तियाँ होती हैं, तो नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं। और जिस घर में आपका वास है महाराज, जहाँ आप हमारे साथ हैं, तो ऐसी शक्तियाँ और ऐसी नेगेटिविटी लाइफ़ में कभी आ ही नहीं सकती। मैंने बहुत कोशिश करी पहनने की, मैं नहीं पहन पाई, क्योंकि मुझे पता है मेरे दिल में महाराज बैठे हैं। और जब वो चीज़ें रुलती हुई दिखती हैं ना कि आप, क्योंकि ये होता है, हमें लगता है, एक चाह होती है ना कि उसके पास ऐसा ब्रेसलेट है, लॉकेट है, मेरे पास भी हो, या ये स्वरूप है तो ये मुझे भी मिले। तो ये अक्सर हम सभी के साथ होता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, वो चीज़ें फिर ना पड़ी रहती हैं, आप उनको ड्रॉवर में बंद कर देते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो महाराज हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है, तो उनकी कदर करनी चाहिए। ऐसे भी संगत हैं जिनके पास में एक स्वरूप भी नहीं है, लेकिन वो इसी पेशेंस के साथ बैठे हैं, इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि जब मिलेगा ना, तो महाराज से मिलेगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी संगत जी, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेजेज़ हैं, फेसबुक पे पेजेज़ हैं, ग्रुप्स हैं, जो महाराज के नाम पर बिज़नेस कर रहे हैं। देखिए, रोज़ी-रोटी कमाने का ज़रिया महाराज ने सबको दिया है और बहुत तरीके हैं रोज़ी-रोटी कमाने के, लेकिन मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ महाराज को एक कमोडिटी मत बनाइए। ये ब्लेसिंग्स हैं, इनको ब्लेसिंग्स में ही रहने दीजिए। बहुत बुरा लगता है जब सत्संग के दौरान, सत्संग के एंड में महाराज को बाँटा जाता है, ऐज़ इन ब्रेसलेट के रूप में, लॉकेट्स के रूप में, और वो ऐसा लगता है जैसे हम चॉकलेट टॉफ़ियाँ बाँट रहे हैं। ये मेरी सोच है संगत जी। आई नो बहुत सारी संगत इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, ये क्योंकि इनकी ना मान्यता अब धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। क्योंकि पहले के टाइम पे एक ललक होती थी, एक लालसा होती थी कि हमारे पास नहीं है, हमें मिले, और अब इतना कुछ मिल चुका है कि उसकी तड़प ही खत्म हो गई है, क्योंकि हम उसको एक टॉफ़ी, चॉकलेट्स की तरह बाँट रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ संगत जी ऐसा मत कीजिए। इसी से रिलेटेड मैं एक सत्संग सुनाती हूँ, नज़र से रिलेटेड। मेरा बेटा छोटा था, ढाई पौने 3 साल का होगा, तो उसको नज़र बहुत लगती थी क्योंकि एक्टिव था और टच वुड दिखने में भी बहुत अच्छा है। तो उसको नज़र बहुत लगती थी, तो हमारे घर में एक मेड आती थी और उनके हस्बैंड पे जो कालका देवी दिल्ली की कालका माँ हैं, उनके उनके सिर पे आती थी। तो उन्होंने बोला मेरी मदर इन लॉ को कि आंटी जी, ऐसे-ऐसे मेरे हस्बैंड कालका माता को मानते हैं और वो काला धागा बना देंगे। आप बेटे को पहना दो, वो ठीक रहेगा और वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगा। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि नहीं-नहीं, मुझे कुछ नहीं पहनाना, क्योंकि मुझे पता है गुरु महाराज हैं और अगर कभी बीमार बच्चा पड़ भी जाता है तो क्या हो गया? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, और दूसरी बात है कि महाराज हैं ना सँभालने के लिए, तो इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं। तो उनको पता था मैं मानने तो वाली नहीं हूँ। उन्होंने चुपचाप अपनी हमारी मेड को बोला कि आप बना के ले आओ और मुझे दे देना। तो मेरी मदर इन लॉ ने क्या करा, वो धागा जो वो बना के लेकर आई थी, काला धागा, वो उन्होंने जाकर मंदिर में रख दिया। मंदिर में रखा कि भई ये थोड़ा-सा शुद्ध हो जाएगा तो मैं बच्चे के गले में डाल दूँगी। लेकिन आप बिलीव कीजिए संगत जी, वो गायब हो गया हमारे मंदिर में से। मेरी मदर इन लॉ ने सारा मंदिर साफ करा, ड्रॉवर साफ करी,
कपड़े के नीचे साफ करा, सब चीज़ें। तो उनको लगा मैंने शायद फेंक दिया। उन्होंने आके मुझे बहुत डाँटा कि तूने उठाया, तूने फेंका। मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं है कि आपने ऐसा धागा बोला है और जबकि मैंने आपको मना किया था, तो आपने क्यों बोला? तो उन्होंने फिर उसको बोला मेड को कि तू एक और धागा ले आ। तो इस बार अ, दोबारा फिर ऐसा ही हुआ। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि आप अभी भी समझ नहीं रहे हैं कि ये महाराज चाहते ही नहीं कि उसके गले में वो धागा डले, क्योंकि जब वो हमारे दिल में बैठे हैं, हमारे साथ हर पल हैं, तो ऐसे तकियानुसी बातों में, अंधविश्वास में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है? नहीं चाहिए। तीसरी बारी मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि अब की बार तू हमारे को घर लाके नहीं देगी, तू अपने मंदिर में रखना, चुपचाप मुझे लाके देना। आप संगत जी सुनिए, वो मेड ने अपने घर के मंदिर में कालका माता के आगे वो धागा रखा, उसके घर से भी गायब हो गया। और उसने बोला कि आंटी जी, मैं आज के बाद ना आप मुझे मत बोलना कि ये धागा बनाओ, क्योंकि ये पहली बार हमारे साथ हुआ है। मेरे हस्बैंड ने जिनको भी धागा बना के दिया है, वो हमेशा ठीक रहे हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 बार धागा बनाया और तीनों बार ही गायब हो गया। तो शायद कोई ना कोई आपके घर में शक्ति है जो नहीं चाहती, तो आप रहने दीजिए। तो मैं इसी बारे में ये कहूँगी संगत जी कि बहुत सारी संगत ये सोचती है कि नज़रें होती हैं, नज़र लग जाती है और हमें ये करना चाहिए। आजकल इंस्टाग्राम पे तो सब कुछ इतना ज़्यादा मिल चुका है कंटेंट, आधे पंडित, आधे ज्योतिषी, आधे तांत्रिक तो हर कोई बन गया है। लेकिन क्योंकि महाराज ने अपनी संगत से कहा है कि ये सब चीज़ों से परे रहने के लिए और हमें इन अंधविश्वासों से दूर रहना है, वहमों में नहीं पड़ना। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जब एक का दर पड़ा है, तो उसी पे डटे रहिए। मुश्किलें आती हैं, हर किसी की लाइफ़ में आती हैं, स्ट्रगल्स आती हैं और ऐसा नहीं है कि उन स्ट्रगल से महाराज हमें उबारते नहीं हैं, हाथ हर समय पकड़े रहते हैं। सिर्फ़ आपकी पेशेंस का टेस्ट होता है, आपकी आस्था का टेस्ट होता है, आपके विश्वास का टेस्ट होता है। और यकीन मानिए, अगर मुट्ठी में रहना है, तो भीड़ का पात्र नहीं बनिए। बहुत सारे संगत हैं, जो कहीं न कहीं किसी न किसी के पीछे आज भी चल रहे हैं। अरे! ये तो फलानी पुरानी आंटी हैं, हम इनके सत्संग सुनते हैं, हम इनसे बात करते हैं, जो हमें समझ नहीं आता हम उनसे पूछते हैं। संगत जी, महाराज ने हमेशा से बोला है डायरेक्ट कनेक्शन। किसी के पीछे हमें नहीं चलना चाहिए। नो मैटर व्हाट, वो कितनी ही पुरानी संगत है, उन्हें कितना ही ज्ञान है। और मैं मानती हूँ पुरानी संगत भी बहुत सारे ऐसी संगत हैं, जो खुद हमें गाइड करते हैं कि हमें इन रास्तों पर नहीं चलना, हमें हमारा कनेक्शन महाराज के साथ डायरेक्ट बनाना है। तो कोशिश कीजिए कि महाराज की मुट्ठी भर में ही रहें। एक संगत में सत्संग और साझा करती हूँ संगत जी आप सबके साथ। ये पहली विज़िट का ही है, सॉरी मैं भूल गई बताना। जब हम अ, बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे और मैंने जैसे बताया कि हमें 2 स्वरूप महाराज के ब्लेस हुए। तो एक स्वरूप था जिसमें महाराज ऑरेंज चोले में बैठे हैं और शायद आप सबने वो वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें महाराज शिव मूर्ति के बाहर जो सोफ़ा लगा था उसके आगे बैठे थे ऑरेंज चोले में और जब अम एक फंक्शन के दौरान मेरे ख़्याल से शायद शिवरात्रि की बात होगी या महाराज का बर्थडे सत्संग था। आई डोंट एग्ज़ैक्टली रिमेंबर वो तब की बात है। और तो उसमें महाराज उस चोले में महाराज स्वरूप में महाराज ऐसे हाथ को लॉक करके अपने घुटने के आगे बैठे। तो वो स्वरूप मुझे मिला था। मैंने जैसे ही आके अपने घर के मंदिर में वो रखा और उसके 2-3 दिन के बाद में मैंने देखा कि महाराज के रिंग फिंगर इस फिंगर पे रेड से अपने आप ना ओम बन गया था। तो मुझे ये लगा कि ये ओम मतलब ये कैसे किसी ने स्केच पेन चला दिया या क्या? तो मैंने आओ देखा ना ताओ मैंने अपने बच्चों को बहुत डाँटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई तुमने स्केच पेन चला दिया। तो मेरी बेटी बहुत डर गई और उसने मुझे बोला मम्मा आपको लगता है कि मैं ऐसे कर सकती हूँ? आज तक तो मैंने किसी दीवार पे स्केच पेन तक नहीं चलाया। मैं फ़ोटो पे क्यों चलाऊँगी और वो भी गुरुजी को जिनको आप इतना मानते हो, इतना प्यार करते हो, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने
रीअश्योर करने के लिए वो कहते हैं ना एक वैलिडेशन चाहिए होता है। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, अपने अंकल को बुलाया और उनसे पूछा, "ये क्या मुझे ही नज़र आ रहा है या आपको भी नज़र आ रहा है?" तो उन्होंने बोला कि, "हाँ, ये तो क्लियर ओम है।" तो ये एक प्रमाण था महाराज की तरफ से हम नाशुकरों को, नासमझों को, मंदबुद्धियों को कि मैं तो तेरे साथ उसी दिन तेरे घर वापस आ गया, जिस दिन तू मुझे लेकर आई अपने साथ। तो महाराज का वो पहला शुक्राना था, जो महाराज हमारे घर आए, उस घर में और एज़ अ ब्लेसिंग क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रूप में महाराज की अगर ब्लेसिंग ओम के रूप में, तितली के रूप में, मोर दर्शन जो हमें होते हैं, वो कहीं न कहीं महाराज का होना ही होता है। और विदिन 7 डेज़ आई गेस 1 हफ्ते के बाद ही वो अपने आप गायब हो गया था। तो ये महाराज का प्रमाण था कि मैं हूँ, हम सभी के लिए। क्योंकि अक्सर हम लोग ना अ, क्वेश्चन करते हैं कि एक्जिस्टेंस पे सवाल करते हैं कि महाराज क्या आप हैं? क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप हमारे आस-पास हैं? तो वो कहीं न कहीं महाराज के प्रमाण होते हैं कि मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तुम्हारे आस-पास ही हूँ। ये तो रही बात मेरे विश्वास की, मेरे फ़ेथ की। लेकिन मेरे अंकल का विश्वास नहीं था। ऐज़ इन मतलब कभी उन्होंने रोका भी नहीं। मानते तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत मानते थे, लेकिन ये था कि सुनते थे कि हाँ, चलो ठीक है। तो मेरी डॉटर को मैं जब बताती थी तो वो कहती थी कि मम्मा अभी पापा के साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं ना, जो पापा विश्वास करें, तो इसीलिए पापा का विश्वास नहीं है। मेरे अंकल गुड़गाँव में एक ट्रैवल ऑर्गनाइज़ेशन को लीड करते थे, तो वो नोएडा एक्सटेंशन से गुड़गाँव ट्रैवल करते थे और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका था उनके लिए क्योंकि ऑलमोस्ट क्योंकि यूके प्रोसेस था और उसको लीड करना, उसको मैनेज करना, यूके क्लाइंट्स आते थे, तो बहुत लेट नाइट आते थे यूजुअली और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, तो वो कह रहे थे कि मेरी हेल्थ पे भी टोल आ रहा है, मैं ढंग से सो नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा और कितने-कितने दिन हो जाते थे कि फैमिली को देखे हुए, बच्चों की शक्लें देखे हुए। तो उन्होंने बोला कि मैं अपना गिव अप कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा और मेरे लिए बहुत हो गया, बस हो गया। तो उन्होंने अपना वहाँ से रिज़ाइन करा एंड वो घर पे बैठे। मीनव्हाइल ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो गए थे, ही वाज़ लूकिंग फॉर अ जॉब। जॉब्स ऐसा नहीं थे कि मार्केट में नहीं थे, लेकिन व्हाट ही वांटेड ही वाज़न्ट गेटिंग। तो क्योंकि वो एक सीनियर मोस्ट पोस्ट पे थे, सो ही वांटेड कि एटलीस्ट वो इतना तो पैकेज ऑफर करें या इतनी पोस्ट तो हो कि जो मैच अप कर सके। तो मीनव्हाइल क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे थे, डीमोटिवेट हो गए थे एंड आई वाज़ लाइक कि मैं उनको हर रोज़ महाराज के मैसेजेस शेयर करती थी, सत्संग सुनाती थी। तो ही वाज़ लाइक कि ऐसा थोड़ी ना होता है। तो लेकिन मैंने उनको इतनी सी बात सिर्फ़ कही और समझाई कि देखो, ये अब तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। महाराज तुम्हें टटोल रहे हैं कि तुम्हारी मुझ में कितनी आस्था है, मुझ में कितना मानते हो, मुझ में कितना विश्वास है। और यकीन मानिए संगत जी, जब 6th मंथ था, छठा महीना लग चुका था और जो उनकी पुरानी ऑर्गनाइज़ेशन थी नोएडा में, वहाँ से उन्हें कॉल आता है उनके अम, सीनियर वीपी का और वो कहते हैं कि आजकल क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि सर आई एम एट होम राइट नाउ, आई एम लूकिंग फॉर अ जॉब। सो ही सेड कि व्हाई डोंट यू कम अप एंड आप आ जाओ एक दिन और हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो ये देखिए कि संगत जी आगे से खुद चलकर इनके लिए जॉब आई एंड दैट वाज़ अगेन अ ट्रैवल प्रोसेस। तो ऑल्दो पुरानी जॉब में इंटरनेशनल प्रोसेस था लेकिन दिस वाज़ अ डोमेस्टिक वन मेक माय ट्रिप का। So he had to lead that process again. Or you won't believe Sangaji, position hike and that too the pay package was double the previous one. तो जो उनका पुराना पैकेज था उसका डबल पे उनको पे ऑफर उनको हुआ along with a senior most position as well. तो ये था शुक्राना महाराज का। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि शुक्राना महाराज कि आपने लाज रख ली और सही समय पर इससे पहले कि मैं टूटता, मैं बिखरता, आपने मुझे एक जॉब ऑफ़र करी, अच्छी खासी जॉब क्योंकि मैं महाराज से सिर्फ़ इतना कहती थी कि महाराज इस लायक तो हो जाएँ कि एटलीस्ट बच्चों की शक्लें देख सकें।
क्योंकि बाय द टाइम वो आते थे, बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो जाता था और वीकेंड पे ही यूज्ड टू अपनी नींद पूरी करते थे, तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे। एंड द गुड थिंग वाज़ कि घर से हार्डली 20-25 मिनट्स के रन पे उनको ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन करने को मिला। तो दैट वाज़ अगेन शुक्राना महाराज आपका। इसके बाद में मैं बात करती हूँ 2019 की। हमारे पास एक लैब्रा डॉग होता था, लैब्रा रिट्रीवर और ऑलमोस्ट 5 एंड अ हाफ इयर्स की उसकी एज थी। ऑल थ्रू आउट हमारे घर में सत्संग, शबद का माहौल रहता था, अभी भी रहता है। सुबह की मॉर्निंग शबद से होती है। तो मैं अक्सर महाराज के साथ में हर रोज़ नियम है मैं बैठती हूँ, तो मैं शबद चला के बैठी होती थी। तो उसको इतनी समझ थी कि मैं अगर मंदिर में बैठी हूँ, तो वो अपनी मंदिर की जो चौखट होती है, उसके बाहर ही वो दहलीज पे ही बैठा रहता था और वो बड़े ध्यान से सुनता था शबद। और उसको इतना पता था कि मुझे मंदिर के अंदर नहीं आना, वो बाहर से ही बैठ के सुनता था। और मैं अपने बच्चों से कहती थी कि इसकी ना इस जन्म में ही मुक्ति हो गई है, इसको अगला जन्म मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी ध्यान से ये शब्द सुनता है। हमारे अगर घर में सत्संग हो रहा है, तो अगर हम उसको बालकनी में बिठाते थे, तो वो पूरा सत्संग शांत रहता था, बिल्कुल नहीं भौंकता था। लेकिन हाँ, जैसे ही आरती होती थी और लंगर सर्विंग होता था, फिर उसको लगता था कि अब मुझे अब अंदर बुला लो, अब बहुत हो गया। तो हुआ क्या कि 2019 की बात है। अ, उसने खाना-पीना छोड़ दिया। वो बिल्कुल लेथार्जिक हो चुका था और पानी छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। तो हम लोगों ने नियर बाय एक वेट हॉस्पिटल था नोएडा में, हमने उसको वहाँ एडमिट कराया और उसको ड्रिप लगनी शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने जब उसके स्कैन्स करे, दिस वाज़ बाय दिसंबर 2019 व्हेरेइन जब लॉकडाउन नहीं हिट हुआ था, लेकिन कोविड हैड जस्ट हिट इंडिया, तो ये सिचुएशन थी। तो डॉक्टर ने जब उसके स्कैन्स करे तो डॉक्टर्स ने डायग्नोज़ करा कि इसको लिम्फोमा है, व्हिच मीन्स गले का कैंसर है एंड इसकी कीमो चलेगी एंड हार्डली ही वुड सर्वाइव फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आई गेस 6-7 मंथ्स, उससे ज़्यादा इसका सर्वाइवल नहीं है। दैट ब्रोक अस। अ, मेरा उससे इतना कभी अटैचमेंट रहा नहीं संगत जी। अ, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ना महाराज ने, कहते हैं ना कि रसिक वैरागी, तो जैसे महाराज ने बोला कि दुनिया के सब सुख लो, खुश रहो, एन्जॉय करो अपनी लाइफ, लेकिन अपने आप को अंदर से डिटैच भी रखो। एज़ इन चाहे आपके लव्ड वन्स हों, आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, कुछ भी हो, आपको डिटैचमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो मुझे कभी अटैचमेंट नहीं थी, बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, एज़ अ फैमिली मेंबर उसकी केयर पूरी होती थी। तो जब उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया, मेरे हस्बैंड रोज़ ऑफ़िस जाते हुए उसको मिलके हॉस्पिटल में मिलने जाते और इवनिंग में उसको फिर मिलते हुए आते थे। तो जनवरी 2019 हिट हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ज्योति एक काम करते हैं, उसको घर वापस ले आते हैं। क्योंकि उधर तो वो हमें मिस कर रहा है और इधर हम उसको मिस कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो और बीमार पड़ जाए। तो जितना भी टाइम उसके पास है, उसको घर ले आते हैं और मेबी हो सकता है वो ठीक हो जाए, हम सबके बीच रह के। हम लोगों ने उसको घर लेकर आए। लेकिन उसका दिन-ब-दिन बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा था और क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था ज़्यादा टाइम भी इसके पास नहीं है और 10th ऑफ जनवरी इन द मॉर्निंग, उससे 1 रात पहले 9th की रात को मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि आप इसको कैसे भी करके ना गंगा जल, गुरु महाराज का जो जल प्रसाद था, वो मिक्स करके आप इसको पिला दीजिए तुलसी डाल के और हम इसके लिए प्रे करते हैं। तो हम लोगों ने, सभी फैमिली मेंबर्स ने उसके लिए सामूहिक रूप से बैठ के मंत्र जाप किया और महाराज से बस यही अरदास करी कि जो भी इसके लिए ठीक हो आप इसको वो कीजिए, इसे ब्लेस कीजिए। अगर इसकी ज़िंदगी नहीं है तो इसको ब्लेस कर दीजिए और अगर इसकी लाइफ है हम सबके बीच में, इसको और ज़िंदगी काटनी है अपनी, कर्म काटने हैं, तो इसको ठीक रखिएगा।
बस इतनी अरदास करी। ये हमने 9th की नाइट को करा था मंत्र जाप, एक साथ सबने बैठ के उसके लिए अरदास करी। 10th की मॉर्निंग बिल्कुल हमारे बेडरूम के बाहर उसने अपना अ, आखिरी साँसें ली, वो भी अमृत वेले के समय। और उस दिन पूर्णिमा के दिन था, पूर्णमासी थी उस दिन। एंड बिलीव मी संगत जी, वो इस दुनिया से ऐसे गया जैसे एक अर्थी को कांधा दिया जाता है। अम, सोसाइटीज़ में वो ड्रैग वाली एक गाड़ी होती है, जैसे कूड़ा उठाने वाली होती है। वो लेकर आया, हाउसकीपिंग का स्टाफ, उसमें उसको लिटाया गया और 4 लोग उसको ऐसे ही लेकर गए, बिल्कुल जैसे एक अर्थी को लेके जाया जाता है। और उसके ऊपर बिल्कुल वैसा ही सफ़ेद कपड़ा डाला गया। और मैं शुकराना महाराज का इसलिए भी करती हूँ क्योंकि संगत जी लॉकडाउन लग चुका था और महाराज जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता उसको कीमो के लिए लेके जाना। और अगर वो रहता क्योंकि महाराज जानते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता आगे, इसलिए महाराज ने उसकी मुक्ति कराई। तो शुकराना महाराज आपका। मैं इसके बाद सत्संग शेयर करती हूँ कोविड का। अ, हम सभी जानते हैं कि बहुत अपने खोए उस दौरान। 2020 की बात है और मेरे ब्रदर को बहुत ज़्यादा अ, लंग्स में ना पानी भर गया था। कोविड तो नहीं था और उसका लिवर बहुत फैटी था और उसको फ़ीवर हुआ, टाइफॉइड हुआ और उसके बाद में जब उसको हम लोग हॉस्पिटलाइज़ करने लगे तो डॉक्टर्स ने बोला क्योंकि कोविड ऑलमोस्ट इंडिया में हिट हो चुका था और फर्स्ट वेव थी, तो डॉक्टर्स ने बोला कि हम अभी इसको एडमिट नहीं करेंगे अनलेस आप इसका आरटी-पीसीआर कराइए। तो मेरे फादर वाज़ आल्सो हार्ट पेशेंट, उनकी बाईपास हो चुकी थी। क्योंकि बॉर्डर्स सीज़्ड थे, तो हम लोग भी नहीं वहाँ जा सकते थे। इट वाज़ ओनली माय मदर, फादर हू वाज़ लुकिंग आफ्टर माय ब्रदर। वो ही उसकी देखभाल कर रहे थे और मेरे भाई को एडमिट किया गया अ, दिल्ली में हॉस्पिटल में, बीएल कपूर में और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। जैसे-तैसे करके उसका टाइफॉइड क्लियर हुआ, फिर प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम आई। तो मेरे पापा बिल्कुल गुरु महाराज को नहीं मानते थे। मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मैं जानती हूँ आप महाराज को नहीं मानते, लेकिन आप प्लीज़ मेरे कहने से सिर्फ़ इतना कर लीजिए कि इसके पिल्लों के नीचे गुरुजी का छोटा स्वरूप रख दीजिए। और मैंने अपने भाई को समझाया जब वो आईसीयू में भी था, पापा से कहा कि स्वरूप इसके नीचे से हटाइएगा नहीं और कोशिश कीजिए कि जहाँ पे भी इसका क्योंकि उसके रिब्स वग़ैरह में रप्चर करके थोड़ा-सा उन्होंने सिरिंजेस डाली थी ताकि जो लिक्विड है, फ्लूइड जो एक्स्ट्रा है इन्फेक्शन का रूप जो था, उसको निकाला जाए। तो बहुत पेनफुल प्रोसेस था वो। तो मैंने अपने पापा से कहा कि आप कुछ मत कीजिए, गुरुजी को चंदन टीका लगाकर, जहाँ इसके पेन है आप वहाँ लगाइए, इसके माथे पे लगाइए एंड ही विल बी ऑल फाइन। विदिन अ कपल ऑफ डेज़ उसको रूम में शिफ्ट किया गया और रूम में जब वो आता तो वो बहुत रोता था क्योंकि उसको दर्द बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं उसको सिर्फ़ इतना समझाती थी कि भाई तू तो अपने दर्द से परेशान है। क्या तू जानता है तेरा कितना दर्द तो महाराज सह रहे हैं? हम अपने दर्द में ना अक्सर भूल जाते हैं कि 90% दर्द तो महाराज भी झेल रहे हैं। हमें सिरिंज लगती है और टेस्ट्स होते हैं, नीडल्स लगती हैं। क्या हम जानते हैं कि कितनी सुइयाँ महाराज अपने ऊपर भी ले रहे हैं, हर पल लेते हैं। न जाने कितनों का दर्द ले रहे हैं, लेकिन हम अपने दर्द में ना वो भूल जाते हैं। तो मैंने उसको समझाया कि पगले 90% तेरा कष्ट महाराज अपने ऊपर ले रहे हैं, हर रोज़ ले रहे हैं। तो तू अपने ज़रा-सी सुइयों से परेशान हो रहा है। और उसको मैंने समझाया कि जो भी खाना तुझे हॉस्पिटल में सर्व हो रहा है, वो तू जो भी खाएगा उससे पहले चाहे खिचड़ी आए, दलिया आए, जो भी आए, उससे पहले महाराज का स्वरूप तेरे पास है, उनको भोग लगा। उन्हें बोल महाराज ये आप भोग लगाइए और इसे मेरे लिए अमृत बनाइए, मेरी दवाई को ब्लेस कीजिए। जितने भी दिन वो वहाँ रहा, वो महाराज को हर रोज़ ऐसे ही करता रहा। महाराज को भोग लगाता और खुद ही खाता और कहीं न कहीं उसका विश्वास बढ़ता चला गया।
मम्मी बहुत परेशान होती थी क्योंकि अकेली थी, पापा मैनेज कर रहे थे। मैं यहाँ थी, मैं भी रोती थी, परेशान होती थी, बस इतना कहती थी कि महाराज मैं नहीं जा सकती अपने परिवार के पास, चाहते हुए भी नहीं जा सकती, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप वहाँ सँभाल लीजिए। जिस दिन मेरे भाई ने डिस्चार्ज होके घर आना था, तो मेरी मम्मी को मॉर्निंग में अ, ड्रीम दर्शन आता है कि गुरु महाराज व्हाइट चोले में घर के अंदर आ रहे हैं और आके वो जब बैठते हैं, तो मेरी मम्मी बहुत रोती हैं उनके चरणों में और बोलती हैं कि गुरुजी मैं की करा? मैं किवें संभाला अपना परिवार? तो गुरुजी कहते हैं, "तू डरी ना, हुण सब वधिया है, तू सुखमनी साहब दा पाठ करया कर।" ये मेरी मम्मी को महाराज ने बोला। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि मैं अपने अंकल दा की करा? ਉਹ तो मेरी सुनदे ही नहीं है, ਉਹ तो मानदे ही नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ। तो मेरी गुरु महाराज कहते हैं, "कोई गल नहीं, वो भी समझ जाएगा, तू बस सुखमनी साहब दा पाठ करया कर।" और ये कह के महाराज चले गए। मेरी मम्मी ने मुझे बताया, तो मैंने कहा, "मम्मी, आज महाराज घर आए हैं ना, देखना शाम को भाई घर आ जाएगा।" और उनको समझाया कि क्योंकि महाराज ने आपको ड्रीम दर्शन दिया है, तो आज घर में कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाइएगा और महाराज को ज़रूर भोग लगाइएगा। और वही हुआ, भाई शाम को घर आ गया। तो शुक्राना महाराज, आपने उसकी ज़िंदगी बख्शी। मीनवाइल मेरे अंकल का ऑफ़िस लगातार चल रहा था, उनका ऑफ नहीं था। बहुत सारे ऑफ़िसेज़ में वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका था, लेकिन इनके ऑफ़िसेज़ में नहीं था, क्योंकि सारे ही फ़ॉरेन क्लाइंट्स थे, तो नहीं हो पाया था। एंड सिंस बीइंग अ वर्कaholic, he liked being, into the work and all. Even though जान पे बात जब आती है, फैमिली की बात आती है, माय फादर टोल्ड हिम कि बेटर आप अपना जॉब छोड़ो, फैमिली से बढ़कर, ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी रही तो बाद में फिर कमा लेंगे, आप छोड़ दीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पापा आप मेरी टेंशन मत लो, सब ठीक है। मीनवाइल मुझे मैसेजेस आने लग गए थे महाराज के, एज़ इन फेसबुक पे। मैं कुछ ਕਰਨ लगा हाँ, मेरे को नाराज़ ना होना। तो मुझे ये अ, वन लाइनर था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खटका। तो मैंने कहा महाराज मैं नहीं जानती आप क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं भी बहुत अभी एज नहीं है, बच्चे छोटे हैं, मुझे सबकी ज़रूरत है। प्लीज़ कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि अ, मैं रुल जाऊँ, मेरा परिवार रुल जाए। और लिटिल डिड आई नो कि ये बात मेरे फादर के ऊपर आ जाएगी। एंड मेरे फादर को कोविड हुआ 2021 इन द अराउंड मार्च। और आप ये देखिए संगत जी, इतनी शांति से मेरे पापा गए, एज इन ना तो एक दिन फीवर हुआ, थर्ड डे ब्रेथलेस होने शुरू हो गए, ऑक्सीजन लेवल पैरामीटर सारे डाउन हो गए, जब तक कॉन्सेंट्रेटर घर आता था। और बाय द टाइम हम उनको हॉस्पिटल ले जाने लगे, क्योंकि कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिल रहे थे। एज़ वी ऑल नो सेकंड वेव बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। कहीं पे भी एडमिशन्स नहीं हो रहे थे हॉस्पिटल्स के अंदर। और जब हम उनको लेके जाने लगे, अ, रास्ते में ही उन्होंने अपना आखिरी साँस ली थी। बहुत ही पीसफुली मेरे पापा को वो लेकर गए। कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। आज भी इसका शुक्राना करती हूँ महाराज का, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में चले जाते, तो शायद उनकी अंतिम दर्शन भी हमें करने को नहीं मिलते। जहाँ लोग तड़प रहे थे अपनों के बिछुड़ने से, जब उनको उनकी अंतिम क्रियाएँ भी नहीं हो रही थी, मेरे पापा को बहुत शांति से उनका अंतिम संस्कार किया हम लोगों ने, फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स, और बहुत ही पीसफुली वो गए। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। My father left this abode in 2021, 31st of April, 30th April, sorry। 6 महीने भी नहीं हुए थे, मैं अभी उस दर्द से नहीं निकल पा रही थी। आई मीन आप सब मुझसे एग्री करेंगे कि एक अ, डॉटर के लिए अपने फादर को खोना बहुत, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं अपनी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा क्लोज़ अपने पापा से थी और अभी भी हूँ।
कहना आसान है कि डिटैचमेंट, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट था उनको भेजना। और मैं शायद उस दर्द से आज भी निकल नहीं पाई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाई एज़ अ डॉटर। एंड September 2021 में my mother-in-law was diagnosed with fourth stage cancer. उनको लिवर कैंसर हुआ था। एंड वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे और सीधा जमीन पर खजूर में अटके, वो वाली बात हो गई थी मेरे लिए। अभी मैं अपने पापा के दर्द से निकल भी नहीं पाई थी, और ये न्यूज़ मिली कि मदर इन लॉ को एडवांस स्टेज कैंसर है, ग्रेड 4। और तब भी शिकायत नहीं करी, पापा के जाने के बाद भी शिकायत नहीं करी कि क्यों पापा को आप ले गए, क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे पता था कि शायद इसमें भी कोई अच्छाई होगी। जैसे महाराज ने कहा था कि मैं कुछ करने लगा, हाँ, मेरे को नाराज़ ना हुई, नहीं नाराज़ हुई, आज तक भी नहीं। हम लोगों ने मदर इन लॉ के स्कैन्स कराए, एंड वी टूक हर टू अपोलो हॉस्पिटल। एंड जब हमने डॉक्टर दास से, वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट है, वहाँ कंसल्ट करा, एंड ही टोल्ड अस कि आप डॉक्टर नीरव गोयल से मिलिए, एंड ही इज द सीनियर मोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन इन इंडिया राइट नाउ करेंटली। हम उनके पास में गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे इनके वाइटल्स चेक करने हैं, स्कैन्स चेक करने हैं। तो मैं जैसे ही अपना फोन ऑन करने लगी, तो मेरे फोन में वॉलपेपर लगा हुआ है गुरुजी का। तो उन्होंने जैसे ही देखा, ही स्माइल्ड, ही लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड, एंड आई सेड, sorry doctor, why are you smiling? And he said, आप गुरुजी को मानते हैं, are you गुरुजी's follower? I said, yes, how about you? I mean, ऐसा क्यों पूछा आपने? तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पीछे मुड़ के देखिए। तो मैंने जैसे ही टर्न करा, तो उनके चेम्बर में एक छोटे से मंदिर में महाराज का स्वरूप था। एंड आई वाज सो हैप्पी, जय गुरु जी। तो द फर्स्ट वर्ड्स दैट केम आउट ऑफ माय माउथ वर, आई एम एट द राइट प्लेस, थैंक यू गुरु जी। एंड मैं जानती हूँ आप मुझे सही जगह लेकर आए हैं, और ये सर्जरी अब डॉक्टर नीरव नहीं करेंगे, ये सर्जरी अब आप करेंगे। ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन हमें महाराज ने बहुत सिग्नल्स दिए। बटरफ्लाई का दिखना घर में, जिस दिन हम पेट स्कैन के लिए जा रहे थे, फर्स्ट पेट स्कैन के लिए, उस दिन घर में इतनी रोजेस की खुशबू, एज इफ किसी ने 100 क्विंटल हमारे घर में छिड़क दिए हैं। भयंकर खुशबू सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरे बेटे को आ रही थी, किसी को भी खुशबू नहीं थी घर में। और मैं पागल हो रही थी, मुझे था कि महाराज घर आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। एंड मैंने शुक्राना करा। पूरे रास्ते जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे, रास्ते में हमें बटरफ्लाईज ही बटरफ्लाईज हर जगह दिख रही थी। जिस दिन सर्जरी होनी थी, मैंने डॉक्टर नीरव को सिर्फ इतना कहा था कि डॉक्टर नीरव, आई रिक्वेस्ट यू, जो स्वरूप महाराज का है, ये प्लीज आप इनके पिल्लों के नीचे रखिएगा, इनको रिमूव मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी बहुत आस्था है। एंड उन्होंने मुझे बोला कि ज्योति, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, नहीं भी कहते तो ओटी में महाराज का स्वरूप है, सो यू डोंट बॉदर एट ऑल। तो 18 घंटे उनकी सर्जरी चली संगत जी, विच वॉज लीस्ट एक्सपेक्टेड, क्योंकि लिवर की, ब्रेन की, हार्ट की सर्जरीज हमेशा लंबी चलती हैं, बट मैंने इतना लंबा एक्सपेक्ट नहीं किया था। व्हेन शी केम आउट ऑफ द ओटी एंड उनको वेंटिलेटर पर डाला गया, क्योंकि बॉडी इतनी बड़ी सर्जरी से जब निकलती है तो ट्रॉमेटिक होती है, लेकिन शी ओवरकेम विद इट एंड शी वाज एब्सोल्युटली फाइन। उनको रूम में शिफ्ट किया गया। तो जब वो सेंसस में आए, तो उन्होंने मुझे बोला, तुझे पता है, जब मैं ओटी में थी, मेरी सर्जरी हो रही थी ना, तो मुझे गुरुजी सपने में आए थे, वाइट चोले में थे और मेरे सिर पे हाथ फेर रहे थे। शुक्राना महाराज, हम नहीं थे लेकिन आप थे वहां, उनके साथ हर पल, हर समय, हर क्षण। एंड ये बात है 2021 की, एंड इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 4 years, एंड शी इज एब्सोल्युटली फाइन। हर साल उनके पेट स्कैन्स होते हैं, ऑल आर वाइटल्स आर एब्सोल्युटली फाइन। महाराज की कृपा है, उनकी नदर है, पूरे परिवार पर है, क्योंकि यहाँ एक कहते हैं ना, आस्था है तो रास्ता है। तो महाराज पे आस्था थी, है, रहेगी, तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं संगत जी। तो शुक्राना है महाराज, आपका अनंतम शुक्राना।
मैं इसके बाद आती हूँ 2000। सत्संग तो बहुत होते हैं, हर पल होते हैं, हर रोज़ होते हैं, लेकिन मैं वो सत्संग आपके साथ साझा कर रही हूँ संगत जी, जो बहुत मेरे दिल के अज़ीज़ हैं। 2023 में अ, हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया जाना था बिकॉज़ मैं मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं वहाँ। एंड क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की सर्जरी के बाद में ये बहुत ही बड़ा ट्रैवल था हम सबके लिए, जर्नी बहुत लंबी थी। सो आई वाज़ वेरी स्केप्टिकल कि इनको ट्रैवल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि 16-17 घंटे की जर्नी है। हाउ विल शी ट्रैवल? तो मैं बहुत टेंशन में थी। तो मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि अक्सर हम लोग ना मैसेजेस आजकल बड़े फॉरवर्डेड होते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। तो अ, मेरे पास एक फ्लैश हुआ मैसेज, फ्लाइट ब्लेस कित्ती। Flight was in English, Bless Kitty was in Hindi. Just one liner, Flight Bless Kitty. And I got the message ki thank you Maharaj, I know this flight, this trip is gonna be awesome with you. वही हुआ, फ्लाइट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई एंड बहुत स्मूथली हमारा ट्रैवल रहा। जाने से पहले मैंने महाराज को सिर्फ इतनी अरदास की थी कि दिस इज नॉट अ प्लेजर ट्रिप फॉर मी। मैं यहाँ पे प्लेजर के लिए नहीं जा रही हूँ। मुझे पता है आप वहाँ हैं, मेलबर्न मंदिर में। मुझे कहीं पे भी घूमने जाने से पहले आपके दीदार करने हैं। तो मुझे वो मौका ज़रूर दीजिएगा महाराज। और हम लोग वहाँ पहुँचे थे 26th ऑफ दिसंबर को। और मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बोला कि जीजू मुझे पता है यहाँ पे एक मंदिर है, मेलबर्न मंदिर ऐसे-ऐसे करके गुरु जी का, और मुझे वहाँ जाना है। तो जाने से पहले घर से निकलने से पहले यहाँ से इंडिया से, तो मैंने अपने अंकल को बोला कि मुझे ना सबसे पहले मेलबर्न मंदिर जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला, तेरा दिमाग कुछ खराब-वराब है क्या? क्योंकि ऑल्दो हम लोग पहली बात तो किसी के घर पे जाके रह रहे हैं, हू आर ऑलरेडी नॉन फॉलोअर्स, जिनको गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो तुम्हें लेकर वहाँ जाएँ। तो हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, हम लोग अपने आप चले जाएँगे। एड्रेस तो मेरे पास है, I'll book a कैब, हम लोग चल लेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि इट्स नॉट दैट ईज़ी। तो मैंने ये बात अपनी सिस्टर इन लॉ से शेयर करी, तो एंड शी सेड कि नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम लोग चलते हैं, और उनके घर से बहुत पास था। शी स्टेज़ इन मेलबोर्न विक्टोरिया, तो मुझे पता था कि हॉपर्स क्रॉसिंग में गुरु महाराज का दरबार है। एंड शी सेड कि नहीं-नहीं हम सब चलेंगे और डोंट वरी। हम लोगों ने जाने से पहले कॉल करा, तो पता लगा कि वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, एंड उन्होंने मुझे नंबर दिया कि आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, यहाँ पे मीना आंटी हैं, उनके घर सत्संग हो रहा है। आप मंदिर तो नहीं आ सकते, लेकिन आप यहाँ आके दर्शन ज़रूर कर सकते हैं। और मेरा मन बहुत उदास हो गया। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने क्या करा, वहीं से गाड़ी घुमा के एक दुर्गा माँ का मंदिर है, वो हमें वहाँ ले गए। तो उनको लगा कि मेलबर्न मंदिर तो जा नहीं सकते, मेबी थोड़ा उदास हो गई तो इसको मंदिर ले चलते हैं। हम लोग वहाँ बैठे और वहाँ उन दिनों रामायण का पाठ हो रहा था। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैं उस मंदिर में ना महाराज को ढूँढना शुरू कर दिया, और मैं रोए जाऊँ, मेरे आँसू ही नहीं रुके, मेरा मन ही नहीं लगा। बस यही बोलती रही कि इतनी छोटी-सी तो ख्वाहिश आपसे की थी कि आपके दीदार करने। क्या इतने पाप किए हैं जो आप मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे हो? आप मुझे बुला भी नहीं रहे हो अपने पास? क्या गलती हो गई? ये कहती रही और रोती रही। मुझे नहीं पता क्या हुआ, हम लोग वहाँ से मंदिर से निकले, मेरे ब्रदर इन लॉ ने गाड़ी घुमाई और उसी जगह ले गए जहाँ सत्संग हो रहा था, नीना आंटी के घर। एंड आई वाज़ सरप्राइज़्ड, मैंने कहा हम तो घर जा रहे थे। तो ही सेड कि पर तुम्हारा मन तो था ना, इसीलिए मैं लेकर आया। हम लोग वहाँ बैठे। जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ पे, और वहाँ पे चाय प्रसाद सर्व हो रहा था। तो एक आंटी आई जो मुझे नहीं जानती, मैं उन्हें नहीं जानती। मैं, मेरे अंकल साथ बैठे थे और मेरे पीछे मेरे ब्रदर इन लॉ थे। मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ वो आगे दरबार में जाके बैठ गए थे। तो जहाँ हमें सेवादार ने बिठाया मैं वहीं बैठी। वो जैसे ही आंटी चाय प्रसाद की ट्रे लेकर आई हमारे पास, मैंने चाय प्रसाद उठाया। उन्होंने मेरे अंकल को देखा और बोलती हैं,
हुन वेख्या आ गया ना, मना करदा सी, आ गया ना। मेरे अंकल शॉक्ड, वो मुझे देख रहे हैं और मैं उनको देख रही हूँ। एंड ही वाज़ लाइक कि ये क्या बोला उन्होंने, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा आप नहीं समझोगे, मैं समझ गई। क्योंकि चलने से पहले, इंडिया निकलने से पहले इन्होंने मुझे कहा था कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम कैसे जा सकते हैं? लेकिन बुलाने वाले तो महाराज हैं ना, उन्होंने बुला ही लिया और वही बात हुई, वहाँ गए। और वहाँ मुझे इंडिया की एक संगत आंटी मिली और जो हमारे यहाँ सत्संग में भी आ चुकी हैं पहले। तो उनकी डॉटर से उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, उनकी डॉटर शिखा वहीं रहती है मेलबर्न में। और दैट्स हाउ वी केम बैक होम। और लेकिन एक कहते हैं ना तलब थी कि एक आरज़ू थी दरबार के दर्शन नहीं करे। तो वापसी हमारी थी, इंडिया वापस आने की रिटर्न हमारा था 13th ऑफ जनवरी, लोहड़ी के दिन। तो मैंने 12th को कॉल करा शिखा को, उन आंटी की डॉटर को। तो मैंने कहा शिखा, मुझे ना बस एक ख्वाहिश है, मैं जाने से पहले महाराज के दर्शन करना चाहती हूँ, दरबार दर्शन। क्योंकि इंडिया से इतने दूर ऑल द वे ओवरसीज ट्रैवल करके आई हूँ और उनके दरबार के दर्शन ना करूँ, गद्दी के आगे बैठूँ नहीं। अ, पता नहीं, मेरा मन बहुत परेशान है। तो प्लीज़ अगर इफ पॉसिबल सिर्फ़ दर्शन करके मैं वापस आ जाऊँगी, मैं बैठूँगी भी नहीं। आई नो कंस्ट्रक्शन चल रही है। So she said कि आंटी I need to confirm with the person who is managing the दरबार। सॉरी, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं उन अंकल से बात करती हूँ। इफ ही अलाउज देन आई विल कम एंड पिक यू अप। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर वो अलाउ करते हैं तो मैं आपको आके पिक कर लूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप क्यों जा रहे हो, कल तो सत्संग है लोहड़ी का, आपको सत्संग अटेंड करना चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारी रिटर्न ऑलरेडी है, वी हैव टू ट्रैवल। एंड विद इन 5 मिनट्स उनका कॉल आया एंड शी सेड ज्योति आप फटाफट रेडी हो जाओ, आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स, मैं आपको पिक करने आ रही हूँ। आई वॉज ग्लैड कि वाओ। वहां पहुंचे मेलबर्न मंदिर में, बहुत ही सुंदर मंदिर एज यूजुअल, महाराज के सारे मंदिर, सभी दरबार बहुत ही खूबसूरत, बहुत नूरानी होते हैं। पर पता नहीं क्या हो जाता है, जब ये आंखें उनको देखती हैं ना तो आंसू अपने आप आ जाते हैं, रुकते ही नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मैं वहां बैठी, रोए जाऊं। पर इस बार ना आंसू खुशी के थे, इन ग्रैटिट्यूड कि बहुत कुछ नवाजा है आपने मुझे, बहुत कुछ दिया है, ये भक्ति दी है, अपनी अपनी सेवा का मौका दिया है, तो सिमरन करने का दात बख्शी है। तो उन सब का शुक्राना मालिक। और शुक्राना इस बात का, इतनी दूर बुलाकर भी इस लायक समझा मुझे कि हम वहां बैठ सकें, आपके दीदार कर सकें। वहाँ जो होस्ट अंकल थे, जो मैनेज करते हैं, कोऑर्डिनेटर, उन्होंने शब्द चला दिए थे और हमने वहां पे शब्द करे, आरती अटेंड करी पूरी। एंड बिलीव मी संगत जी, उस समय मंदिर में सिर्फ 5 लोग थे। शिखा आंटी के हस्बैंड, उनका एक 3 साढ़े 3 साल का बेटा, मैं और मेरे अंकल, और उसके अलावा कोई भी नहीं था। महाराज ने आधा घंटा बिठाया वहां। कहाँ कह के आई थी कि 5 मिनट में भेज देना, वापस आ जाऊंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। आधा घंटा बिठाया, आरती कराई। और एक ना बैक ऑफ द माइंड, मेरे बहुत समय से एक इच्छा थी कि मैं जब भी एम्पायर स्टेट में 2 बार गई हूँ, तो मैंने वहां पे, आप सभी ने अगर देखा होगा तो एम्पायर स्टेट की वॉल पे बहुत बड़ा एक स्वरूप है महाराज का वॉल पे, जिसपे महाराज ऑरेंज चोले में खड़े और संगत सारी बैठी हुई है। तो मेरी बहुत एक ललक थी, कभी किसी पुराने टाइम पे, बहुत साल पहले, की ना महाराज, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं किसी दरबार में आपके बैठ के ना सत्संग सुनाऊं। एंड वही स्वरूप जहां मैंने जैसे बताया एम्पायर स्टेट में है, वो सेम स्वरूप मेलबर्न मंदिर के अंदर भी है। एंड जब मैंने वो देखा, मेरी गूस बम्स आ गए कि मैंने तो ये सेम चीज, मतलब आई वॉज इमेजिनिंग, आई वॉज मैनिफेस्टिंग फॉर कि मैं कभी ऐसा मेरी जिंदगी में समय आए। तो वो टाइम आया, वहां बैठ के सत्संग साझा हुए, शिखा आंटी और हमारे आपस में। मीनवाइल जो अंकल हैं जो मैनेज करते हैं उस दरबार हॉल को, वो गुरुजी का भोग लेकर आए थे घर से।
किचन में गए, उन्होंने गुरु महाराज की भोग थाली रेडी करी और उनकी अंकल की उनकी वाइफ आई और उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप किचन में आइए और उन्होंने महाराज का भोग लगवाया। इन हाथों से, इन हाथों ने उन महाराज की थाली को स्पर्श किया, वो भोग लगाया, शुक्राना, कृतार्थ हो गई महाराज। पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य करे होंगे जो आप जिंदगी में आए। आपने ये हाथ थामा। सोचा भी नहीं था कि आपकी मैं दर्शन इतने क्लोजली, इतने सुंदर तरीके से कर सकूंगी। सत्संग आपके दरबार हॉल में बैठ के सुना पाऊंगी, आपको भोग लगा पाऊंगी, कभी भी नहीं सोचा था। और ऐसा लगा कि उस दिन तो अगर कुछ और भी मांगती ना, पता नहीं महाराज क्या क्या लुटा देते, क्या क्या दे देते। तो शुक्राना महाराज आपका। मैं इसी के साथ में एक और सत्संग जोड़ती हूँ। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले मुझे जी के मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी के मंदिर इज नॉट ओपन फॉर संगत जी। लेट मी क्लेरिफाई। जैसे एम्पायर स्टेट का मंदिर है जो कि गेटेड अकोमोडेशन के अंदर है, गेटेड कॉलोनी है, सेम इज विद जी के मंदिर एंड ओनली ओपन फॉर ट्यूजडेज। वहां पे 2 घंटे की प्लेलिस्ट चलती है, शब्द चलते हैं। और वहां पे हुआ क्या, मैं और मेरी फ्रेंड ने, मुझे एक कंपनी करना था, हमने जाना था। तो जाने से पहले मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्योंकि वहां पे टोकन सिस्टम्स होते हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको नंबर, अपना नाम रजिस्टर करना पड़ता है पहले। एंड व्हेन दे अलाउ यू, क्योंकि वहां पे लिमिटेशन होती है, अराउंड 150 की संगत तक ही अलाउड होती है, उसके ऊपर अलाउड नहीं होती है, क्योंकि छोटी जगह है काफी। तो हमें टोकन्स मिले, हमें टाइम अलॉट हुआ कि ये हमारा टाइम है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि सी हमें वहां पे ना 3 बजे तक हर हाल में पहुंचना है, क्योंकि 5 to 7 सत्संग होता है। 3 बजे हर हाल में पहुंचना ही है हमें, नो मैटर व्हाट, क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, आपको चेक किया जाता है रजिस्टर्स में। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू तो गुरुजी की फेवरेट है, तू तो गुरुजी के दरबार में ही जाके बैठेगी। मुझे पता है गुरुजी तेरे को अपने सामने ही, अपने पास ही बिठाएंगे। संगत जी, ये सत्संग बहुत ध्यान से सुनने वाला है और ये उन सभी संगत के लिए एक मैसेज है शायद, जो जभी भी बड़े मंदिर या गुरु महाराज के किसी दरबार में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं और उनको मौका नहीं मिलता महाराज के सामने बैठने का, उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह बिठाया जाता है जहां महाराज का दीदार नहीं होता है। तो ये प्लीज आप सब ध्यान से सुनिएगा। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुझे तो गुरुजी अपने सामने ही बिठाएंगे क्योंकि तू तो उनकी फेवरेट है। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु महाराज कहीं पे भी बिठाएं, मैं उनको देख पाऊं ना देख पाऊं वो अलग बात है, लेकिन वो मुझे देख सके, मैं इतना चाहती हूँ। हम लोग जी के मंदिर पहुंचे, एंट्री कराई, बैठे, माथा टेका। अनफॉर्चुनेटली मेरी फ्रेंड को तो मुझे बिठा दिया गया बिल्कुल बाहर और मेरी फ्रेंड बैठी दरबार हॉल के अंदर। एंड जहां मुझे बिठाया, अ, अगर आपने कभी पिक्चर्स देखी हो तो जी के मंदिर में जहां झूला है, वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे गणेश जी की मूर्ति है। तो मुझे सेवादार ने बिठाया कि आप आंटी यहाँ बैठिए। तो मैं जहाँ गणेश जी की मूर्ति है, गणेश जी की बिल्कुल सामने मैं बैठी और झूला मेरे राइट हैंड पे था, बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल आमने सामने गणेश जी और मैं। आप बिठा दिया, कोई शिकायत नहीं। लेकिन कहीं ना जो अ, संगत मेडिटेटिव मूड में जाना चाहते हैं, जो ध्यान में जिनका ज्यादा लगता है, मैं कहूंगी अगर आप जी के मंदिर की तड़प करते हैं या किसी भी ऐसी जगह की तड़प करते हैं, तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि ध्यान नहीं लग पाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अ, मेरे पीछे बहुत सारी ओल्ड एज सीनियर सिटीजन आंटीज बैठी थी और लगातार चिट चैट उनकी चल रही है, चाय प्रसाद चल रहा है, बातें करी जा रही हैं। तो मैंने महाराज को बोला, मैंने कहा महाराज आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लग रहा, प्लीज कुछ कीजिए, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मैं क्या करूं, मेरा मन शब्द में नहीं चल रहा, मैं कितनी भी कोशिश करूं आंखें बंद करने की, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ही वो आंटी सारी की सारी उठ के, सिर्फ एक दो आंटी बैठी और काफी सारी आंटी उठ के चली गई, चाय प्रसाद ग्रहण करके ही बीच में से चली गई। और बीच में एक शब्द चला और उसमें क्या हुआ, झूला जो था, अच्छा हैवी झूला है, लकड़ी का झूला है, वो अपने आप स्विंग करने लग गया।
और वो स्विंग ऐसे करा, मैं मतलब हैरान थी कि ये क्या हो रहा है? बहुत बुरी तरह वो स्विंग कर रहा था कि इतनी हवा नहीं थी, तूफ़ान नहीं था, फ़ैन से भी वो इतना भारी झूला, लकड़ी का झूला वो हिल नहीं सकता। बहुत ज़्यादा हिल रहा था। और महाराज ने मुझे समझाया कि "तू क्या ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠੇ मैं तेनू वेख सकां, तो मैं तो तेरे कोल बैठा, तेरे नेड़े बैठा।" और वही हुआ, महाराज तो बिल्कुल मेरे पास आके बैठे। उस पूरे 2 घंटे के सत्संग में वहाँ पे कोई भी किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं थी। कहीं से भी एक मोर आके जीके मंदिर के सामने वाला जो घर था, वहाँ पे बालकनी में आके बैठ गया। पूरे सत्संग वो मोर शांत था। जैसे ही आरती हुई और जो मोर ने अपनी गूंज दी, ओहो! वो तो ऐसा लगा कि आप पता नहीं कहाँ आके बैठ गए। और हम सब जानते हैं कि मोर का मतलब महाराज की प्रेज़ेंस, कि महाराज साक्षात वहाँ होते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत अमेज़िंग सत्संग था, दिल के बहुत करीब, जो महाराज ने अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई, महाराज वहाँ थे, हम सबके साथ। और शुक्राना है, अद्भुत शुक्राना महाराज आपका, बहुत प्यारी जर्नी, बहुत प्यारा परिवार, बहुत प्यारी संगत के साथ आपने बिठाया, सिमरन की दात बख्शी, सेवा की दात बख्शी, अनंतम शुक्राना मालिक आपका। संगत जी, बिफोर आई एंड माय सत्संग, मैं अपनी अ, आप सभी से आज्ञा लूँ। सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आजकल महाराज के नाम पर बहुत कुछ गंद मचा रखा है। एंड सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि हम संगत ही उसका कहीं न कहीं पात्र बन चुके हैं। सब जानते हैं कि एआई ने कितना टेक ओवर कर लिया है। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इन्हें रोकिए। बहुत बुरा तब लगता है कि जब ऐसे पोस्ट पे, मैंने कल ही एक पोस्ट देखा, उसमें गुरु महाराज के स्वरूप को इतनी बुरी एडिटिंग कर रखी है कि महाराज को हॉस्पिटल के बेड पे लिटा रखा है, सिरिंजेस लगा रखे हैं, चोटें लिखा रखी हैं। और रो पड़ा मन देख कर कि क्या कर रहे हैं हम लोग। और सबसे ज्यादा दुख और गुस्सा तब आया कि संगत उस पे जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख रही है। क्या भेड़चाल हो रही है? क्या हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? इतना हल्के में हमने अपने महाराज को ले लिया है। महाराज को तो महाराज समझा ही नहीं हमने, अपने लेवल पे लेकर आ गए। वो कहते हैं ना महाराज, लोगा ने राम खिलौना जाना, वही बात है। डमरू की तरह हम बजा रहे हैं सब कुछ। अगर हम किसी संगत को रोकना जानते हैं, अगर हम किसी को रोकते हैं, तो वो उल्टा हम पे ही आते हैं। मत घबराइए, मत रोकिए अपने आप को आवाज़ उठाने से। मैं आप सभी संगत से रिक्वेस्ट करूँगी, एंड स्पेशली आई रिक्वेस्ट ऑल द ओल्ड संगत। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, सभी पुरानी संगतों से, कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं। महाराज ने आपको अपनी शरण में लिया ताकि वो लेगेसी आप कंटिन्यू कर सकें, आप वो हमें दे सकें। और हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे सकें? ये एआई के मैसेजेस तो बिल्कुल भी नहीं। ये फेक मैसेजेस तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों हम इतनी स्वरूप को एडिटिंग कर रहे हैं संगत जी? मत कीजिए। डरिए उस रब से। इतना बुरा लगता है, इतने सुंदर स्वरूप हमें महाराज ने ब्लेस किए हैं। कितने सत्संग हमने सुने हैं रघुराय अंकल के, जिनको महाराज ने ये सेवा बख्शी कि वो महाराज के स्वरूप को क्लिक कर सकें। इतने खूबसूरत सत्संग हमें सुनने को मिले, महाराज के कितने सुंदर स्वरूप उन्होंने हमें दिए हैं, बख्शे हैं, क्योंकि ये सेवा सिर्फ रघुराय अंकल की किस्मत में ही। कितने ऐसे सत्संग हमने सुने हैं जब बहुत लोगों ने कोशिश की। दीपिका आंटी का सत्संग हम जानते हैं कि उन्होंने महाराज की महासमाधि दिवस पे उनकी समाधि जिस दिन उनको दाग दिया जा रहा था, अपने फ़ोन से पिक्चर क्लिक करी और वो सब की सब गायब हो गईं, क्योंकि महाराज नहीं चाहते थे कि तुम मुझे इस रूप में याद करो। बहुत सारे लोगों ने, संगतों ने महाराज के पिक्चर्स क्लिक करी जब वो फिज़िकल रूप में थे, साकार रूप में थे। लेकिन उनके भी महाराज ने रोल, उस समय रोल्स चलते थे, वो रोल, वो फ़िल्म पूरी की पूरी क्लियर हो जाती थी। क्योंकि महाराज नहीं चाहते थे, ये सेवा बख्शी गई सिर्फ़ रघुराय अंकल को और एक दीपक अंकल थे। संगत जी, मत कीजिए ऐसा गुनाह। हम क्या दे रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, ये एडिटेड स्वरूप्स? मत कीजिए, प्लीज़। मैं आप सभी पुरानी संगतों से भी रिक्वेस्ट करूँगी,
प्लीज़ आप आगे आइए, अपने सत्संग सुनाइए, वो हमारे लिए एक प्रेरणादायक सत्संग है, क्योंकि वो हमारी मेडिसिन है। बहुत सारी ऐसी पुरानी संगत हैं जो अभी भी हेसिटेंट हैं, जो आगे नहीं आ पा रही हैं, किसी कारणवश, जो नहीं अपना सत्संग सुनाने चाहते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ संगत जी, अ, हम नासमझ हैं, हम बच्चे हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, महाराज की ज़रूरत है। महाराज भी शायद यही चाहते हैं कि ये लेगेसी आप कंटिन्यू कीजिए। हम सभी के मार्गदर्शक आप बनिए। महाराज अक्सर यही चाहते हैं कि सत्संग में शब्द बजाए जाएँ। दुःख होता है, किसी सत्संग में जाइए और वहाँ भजन चल रहे होते हैं। जब आप होस्ट से बात करें या कोऑर्डिनेटर से बात करें, उनसे अगर हम कहते हैं कि आप क्यों व्याख्या वाले शब्द नहीं चलाते? असली दवाई तो वही है। कितने सुंदर शब्द हैं, हरबंस जी के, जगाधरी वाले, ऊना वाले, उनके कितने सुंदर शब्द हैं। एक-एक व्याख्या दिल में जाके उतरती है संगत जी। जहाँ बात आती है डायरेक्ट कनेक्शन की, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, हमने सबने ये वर्ड सुना है डायरेक्ट कनेक्शन, लेकिन इसका अर्थ हम अभी भी जान नहीं पाए हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ दिन के 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, महाराज के आगे बैठिए। जितनी भी भड़ास है, जो भी आपके अंदर पनपा हुआ है, दबा पड़ा है, निकाल दीजिए। सुनते हैं, बात करते हैं, जवाब देते हैं। महाराज बहुत ठेठ पंजाबी बहुत तेज़ बोलते हैं और जब आवाज़ आती है तो बिल्कुल राइट राइट कान से आती है। ज़रूर बैठिए उनके पास में, अपना दिल हल्का कीजिए। दिन भर की जो भी शिकायतें हैं, जो अच्छा-बुरा जैसे मर्ज़ी हुआ, ज़रूर बैठिए, ज़रूर बात कीजिए और फिर देखिए कैसे नहीं वो आपकी ज़िंदगी का घोड़ा आपकी ज़िंदगी का घोड़ा जो है वो हाँक दे। आप बस उनको सिर्फ़ इतना कह दीजिए कि महाराज आज से मेरी ज़िंदगी, मैं, मेरा पूरा परिवार आपका है। इसको जैसे चाहे आप चलाइए, ये ज़िंदगी आपकी है। यकीन मानिए संगत जी, आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दरबार जाते हैं, काम निकलता है, पीछे मुड़ के देखते तक नहीं है। शुकराना तो बहुत दूर की बात है। इस दरबार पे आप आ गए, सब कुछ आप पाके जाएँगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप नहीं महाराज आपको दे सकते। देखिए, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। महाराज सबसे पहले लाइफ़ ब्लेस करते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो वो ऐसे ही उनके लिए टॉफ़ी चॉकलेट की तरह है, बहुत आसानी से दे देते हैं। उम्मीद करूँगी कि आज का सत्संग आप सभी के लिए अ, अच्छा रहा होगा। सभी को कुछ ना कुछ उनके सवालों के जवाब मिल पाए होंगे। जाने-अनजाने मुझसे कोई भी गलती हुई हो संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी। शुकराना वासन अंकल आपका, जो ये आज आपने मुझे मौका दिया। सभी संगत का जो ये सत्संग सुन रहे हैं, सभी सेवादारों का जो आप ये अद्भुत सेवा करते हैं, दिन-रात महाराज की सेवा में निपुण हैं और इतने अद्भुत सत्संग हम सभी को मिल रहे हैं सुनने को। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म करे हैं, जो इतने प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं और बहुत-बहुत अद्भुत सत्संग होते हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी पुरानी संगत से, आप प्लीज़ ज़रूर आगे बढ़िए, सत्संग को साझा कीजिए क्योंकि वो आप ही के साथ-साथ हम ना जाने कितनी संगतों का कल्याण हो रहा है। मैं नहीं जानती क्यों क्यों कोई चीज़ आपको रोक रही है। महाराज की ब्लेसिंग्स तो सब पर है, बखूबी है, हर रोज़, हर पल, हर क्षण है। शुकराना महाराज आपका एंड thank you so much, Vasan uncle and the whole multilingual Sevada team for giving me this opportunity. Thank you so much. Jai Guruji. Shukrana Guruji. जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। गुरु संगत ने आपके प्यारे प्यारे सत्संग, आपके ऊपर जो गुरु जी महाराज ने कृपाएं की हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, आपको जो ब्लेसिंग मिली हैं, जो आपको आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, वो सब हम सबने सुने। आपके प्रभावशाली जो मैसेजेस हैं संगत जी के लिए और संगत जी के लिए, ये मैं फिर गुजारिश करूंगा
हमें आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे के जाना है। हम हैं, आज हैं, कल नहीं हैं। जो ओट संगत हैं, जो गुरु जी को मिली हुई हैं, वो एक-एक करके सबको गुरु जी के चरणों में चले जाना है। कौन कब तक रहेगा, सिर्फ़ गुरु जी को मालूम है। तो क्यों ना हम गुरु जी महाराज के जो संदेश हैं, जो गुरु जी महाराज के बारे में जो गुरु जी महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स दी हैं, वो हम शेयर करें संगत के साथ। तो मैं आपका साथ देते हुए आई एंडोर्स योर व्यू पॉइंट्स कि जो पुरानी संगत हैं, उनको सामने आना चाहिए, हिचकिचाहट को दूर करनी चाहिए और जो महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स दी हैं, जो संदेश हैं, वो संगत के साथ साझा करना चाहिए। आपके सत्संग बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग थे। एक बार फिर मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप एक प्रभावशाली वक्ता हैं। महाराज आपको हेल्थ ठीक रखे, आपके परिवार की हेल्थ ठीक रखे और गुरु महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, गुरु संगत पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरु जी।